ये वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? सर एक डाउट था। बताओ। सर वो कंसंट्रेटेड H2SO4 और डाइल्यूट वाले में नहीं आया समझ में। उनमें अच्छा डिफरेंस क्या? अच्छा, उसमें डिफरेंस क्या था? ओके। यस सर। ओके, उसमें देखो प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं उनका डिफरेंस आ रहा था बच्चे, इधर देखना आप। यहाँ पर जो हमने डिसाइड किया था, मैं एक बार स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो हमने देखा था, इस वाले केस में बच्चे क्या हो रहा है, आपको याद है ना, हमने ऑक्सीडेशन के लिए बात किया था कि अगर एसओपी ज्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, हमने ये बात किया था। यस सर। एसओपी ज्यादा तो ऑक्सीडेशन ज्यादा। जो तुम्हारा एसओपी है, वो एसओपी तुम्हारा SO4 2- से ज्यादा किसका होता है? OH- का होता है। तो OH- का ऑक्सीडेशन होके जो रिएक्शन होनी चाहिए थी वो ये वाली होनी चाहिए थी कि O2 गैस निकलना चाहिए। बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, कंसंट्रेटेड वाले केस में जो SO4 2- है, ये रिएक्ट करके S2OH2-। आपको याद है मार्शल्स एसिड हमने पढ़ा था, H2S2O8 रिडॉक्स में। यस सर। तो ये बना रहा है। अब ये कैसे हो रहा है मैं आपको ये बता दूं। जो इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड के आसपास अगर कंसंट्रेटेड है तो SO4 2- ही ज्यादा होगा। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, तो वो ज्यादा है तो आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में SO4 2- को जाने से नहीं रोक पाओगे। वो पहुंच जाएगा। जब पहुंच जाएगा तो उसकी जो रिएक्शन होगी वो इस तरीके से होगी कि तुम्हारा SO4 2-, और इस तरीके स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। SO4 2- में जो O पे माइनस है ना, ये वाला माइनस हटा, और दूसरे वाले पे जो SO4 2- में जो O पे माइनस है, ये वाला माइनस हटा। अगर ये दो माइनस हटे मतलब दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, और ये दोनों डॉट मिल गए। आया समझ में बच्चे कैसे तुम्हारे पास रिएक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया, देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। और सर डाइल्यूट वाले में OH का होगा या फिर वाटर का होगा ऑक्सीडेशन? बच्चे, वाटर के अंदर, आप याद करो, वाटर के अंदर तो दो चीजें है ना, H+ और OH-। सर क्लास में सर ने पढ़ाया था कि OH का नहीं होगा, वाटर का होगा। वाटर से रिएक्शन लिखी थी उन्होंने। बच्चे, वाटर वाटर से रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, आप समझो ना। आप वाटर तो न्यूट्रल स्पीशी है ना। न्यूट्रल यस। स्पीशी किसी इलेक्ट्रोड की तरफ क्यों जाएगा? वाटर सेल्फ आयनाइजेबल होता है, तो सेल्फ आयनाइजेबल होगा तो हमने सेल्फ आयनाइजेशन में H+ और OH- देखा था। OH- इज द स्पीशी जो यहाँ पर ये जाएगी। और जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन तुम्हारे पास 4 OH- गिव्स और 2H2O+O2+4 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन है एग्जैक्टली। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखोगे इस पूरी रिएक्शन में, तो ऐसा इसलिए शायद सर ने बोल दिया होगा क्योंकि ऊपर H+ जा रहा है और नीचे OH- जा रहा है। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे आप, तो जोड़ोगे तो वाटर निकल जाएगा। तो वाटर का ऐसा लगेगा कि वाटर हो रहा है। हमने शायद ये वाला क्वेश्चन भी किया था, एक वाटर वाला, आई गेस, ये वाला याद है, 1 मोल ऑफ H2O2 वाला। इसमें यही तो हो रहा था। यस सर। ठीक है, आया समझ में हमने क्या बात किया था? मे भी उन्होंने किसी और कंटेक्स्ट में बोला हो। चलें आगे। यस सर। चलो जी, पहले हम ये बताओ कि एग्जैक्टली और किसी को कोई भी डाउट है? किसी को कोई भी डाउट है फ्रॉम लास्ट क्लास? नम्रता बच्चे, आपने रिवाइज किया? यस सर। चलो गुड। ख्याति, कोई डाउट? लोना? नहीं सर। नहीं चलो, सर। सबने रिवाइज किया होना है, वेल रिवाइज्ड हो यहाँ तक? यस सर। चलो जी, आ जाओ, हम फिर स्टार्टिंग विद टुडेज सेशन ना। तो हमने ये लास्ट क्लास में यहाँ तक कर लिया था। कौन से क्वेश्चन तक हम लोग ने, अच्छा, हम लोग ने ये वाला क्वेश्चन तक कर लिया था सॉल्व। आई गेस हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था ना, एक क्वेश्चन नंबर 2 तक। ठीक, आ जाओ जी, हम आगे चलते हैं। आ जाओ, हम आज एफिशिएंसी पे 2 क्वेश्चन करेंगे। तो एफिशिएंसी वाली अगर हम बात करें, एफिशिएंसी एफिशिएंसी सिंपल क्या है, आप ना जितना चार्ज भेज रहे हो, लेट्स से ये एक मशीन है,
इस मशीन के थ्रू आप जितना भी चार्ज भेज रहे हो, ठीक, अगर आपने 5 फराडे भेजा और 5 फराडे पहुंच रहा है, तो इसका मतलब मशीन की एफिशिएंसी कितनी है? 100%। बट कई बार क्या होता है, मशीन की एफिशिएंसी कम होती है, तो जो मशीन है, आपने उसमें भेजा तो चार्ज 5 फराडे, बट वो सिर्फ 50% चल रही है, तो कितना पहुंचेगा? 2.5 फराडे। आया समझ में? तो एफिशिएंसी वाले केस में जो तुम्हारा फॉर्मूला है वो सिंपल ही रहता है, n = I × T/by n फैक्टर × 96500। ये हमने फॉर्मूला याद किया था, इनटू एफिशिएंसी कर देते बस। एफिशिएंसी इज गिवन बाय ईटा। सिर्फ इतना सा, आप जितना सोच रहे हो मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी उतना तुम्हारे पास आएगा। बिकॉज आपने बोला सर 2 मोल इकट्ठा होना चाहिए था, बट एफिशिएंसी 10% है, तो इसका 10% हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब इस पे एक अच्छा क्वेश्चन और क्या आता है, पहले एक क्वेश्चन एफिशिएंसी वाला भी सॉल्व करके देखते हैं, और फिर मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन तो दिखाता एक सेकंड, वो फॉर्मूला वापस से वो कर देना। हूँ। मैं ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। आया समझ में? यस। डन। हाँ जी। साक्षी। यस सर। चलो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं सारे लोग, ये देखना। aqueous solution of CuSO4 is electrolyzed between platinum electrodes. A current of 1 ampere for 1 hour is passed, assuming current efficiency to be this. Calculate the mass of Cu deposited at cathode. आसान क्वेश्चन है, करके देखो जल्दी से सारे लोग, जल्दी से। कोई बात नहीं। पूरा खा गया? सॉक्स खा गया? नहीं नहीं नहीं, नहीं खाया, सॉक्स नहीं खाया वो। सर अप्रॉक्स 0.6। चेक करना बच्चे। अप्रोक्स 0.6। यस सर। ओके भाई, बाकी सारे लोग 5 सेकेंड्स। कोई भी कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा। क्या? छोड़ो। नो। छोड़ो।
हाँ जी, शुरू करें? आया किसी का? बोलो बोलो बोलो, आवाज आ रही है? सर कैलकुलेशन रह रही है। कैलकुलेशन रह रही है, आप लोग लंबा कैलकुलेट करो इसका मतलब। अभी एक और क्वेश्चन है हमारे पास। आ जाओ, देखो मैं शुरू कर रहा हूँ। शुरू करें? एन इज इक्वल टू आई। आई कितना है? 1। टाइम कितना है सेकंड में रखेंगे? 1 आवर का मतलब कितना होगा? 1 आवर का मतलब होगा 3600। 60 × 60 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तुम्हारे पास यू का कितना होगा? 2। आया समझ में सबको? 2 क्यों होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेता है ये। और उसके बाद 96500। एफिशिएंसी कितना है? 50%। 50% इज गोइंग टू बी 1/2। बताओ जी, किसी को डाउट है यहाँ तक? अब देखो 2 से तो तुम्हारे पास कैंसिल आउट करना है, तो ये तुम्हारे पास 30 30 ये आ गया तुम्हारे पास। एन इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 96500। और तुम्हारा वेट जो आ गया, वेट इज इक्वल टू 900 96500 इंटू 64। एम आई राइट? क्या सबने यहीं तक किया वेट वाला? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो जी। वेट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट तो है ही नहीं, इससे बस इतना सही है ना? बस इतना ही निकालना है बच्चे। यस सर। ये 0.6 के आसपास आएगा। वेरी गुड, चलो नंबर तो नाइस। चलें आगे। आ जाओ सर, लोग बोर्ड पे देखना। एक और क्वेश्चन है, पैकेज का क्वेश्चन है, देखना। ये वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या है, क्या ये क्वेश्चन? दिस इज, ये सबको जिन्होंने रिडॉक्स नहीं पढ़ा उनको शायद से थोड़ा सा दिक्कत हो, बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आ रहा है समझ में? वो कह रहे हैं कि इसको इसमें ले जाने के लिए एन फराडे लगता है, और जो मशीन का एफिशिएंसी है वो 50% है। तो कैलकुलेट एक्स एंड एक्स क्या एन, कि आपको कितना भेजना पड़ेगा। अगर किसी को डाउट हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, तो हिंट दे सकता हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालो। पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो सारे, जल्दी जल्दी। पैकेज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्विक, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला? जल्दी बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला किसी ने? यहाँ पे कौन बता रहा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर और नाइट्रोजन? ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? इधर बोर्ड पे देखो, आज सारे लोग बोर्ड पे देखो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अकॉर्डिंग बॉन्ड ब्रेक करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के अकॉर्डिंग। अगर आपने ये वाला दो बॉन्ड ब्रेक किया, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा? 2 पॉजिटिव। देख लो भाई। फिर इधर से बॉन्ड ब्रेक किया तो इधर आएगा +1, और इधर बॉन्ड ब्रेक किया तो इधर आएगा -1। एक बात बताओ, क्या समझ में आई सबको? आया ना? हाँ भाई यस। बोलो। ठीक है। अब देखो तुम्हारे यस पास सर। क्या होगा, टोटल चार्ज ऐड करो। तो +2 +1 ऑलरेडी है, +1 और -1 अगर आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा +3। देखा आप लोगों को? +3।
+3। Yes, sir. ठीक है, Yes. तुम्हारे पास यहाँ पे ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉर नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी +3। इधर सेकंड वाले केस में अगर आप देखोगे नाइट्रोजन के साथ, तो नाइट्रोजन H और H यहाँ पे बॉन्ड अगर आप तोड़ोगे तो ये तीनों बॉन्ड के साथ आपका क्या आएगा, -1 -1 और -1। नाइट्रोजन पे आएगा -3। बताओ क्या नाइट्रोजन पे -3 समझ में आया? कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑल द थ्री। हाइड्रोजन से भी ज्यादा है, कार्बन से भी ज्यादा है। एम आई राइट? +6 टू माइनस +3 टू -3, किसी को डाउट है +3 टू -3 वाली बात में? नो सर। अब आप एक चीज देखो, अगर कोई चीज +3 टू -3 जा रही है तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे? एक बार जीरो पे रुकना, 3 और फिर 3, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे उसने। और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने फराडे होते कि नहीं होते? मैंने ये बात बताई ना, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे रिएक्शन में उतने ही फराडे होंगे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. ठीक है, यस सर। 6 फराडे। Yes, sir. बट अभी बताए प्रॉब्लम है, 6 फराडे पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता। ये 6 फराडे तक पहले सारे लोग देख लो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना पड़ेगा, एंड आई बेट कि ऐसा क्वेश्चन इधर उधर मिलेगा आपको, जरूर से अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा ये। ठीक है, तो आपके पास 6 फराडे वाली बात को हम समझ चुके हैं। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, 6 फराडे हो गए, बट बात ये कि 50% ही लग रहा है। आप देखो, आपने यहाँ पे अगर 6 फराडे भेजा तो यहाँ तक कितना पहुंचेगा? यहाँ तक आपका 3 फराडे ही पहुंचेगा। दिस इज रॉन्ग। आ रहा है ना समझ में? योर आंसर कैन नॉट बी 6 फराडे। आपको ज्यादा लेके चलना पड़ेगा। आपको कितना लेके चलना पड़ेगा कि यहाँ तक 6 फराडे पहुंचे, बताओ? 12. 12। फराडे। ठीक है, आया समझ में? तो 12 फराडे इज द राइट आंसर, बिकॉज आप इसको ऐसे लिखना, x × 50% इज इक्वल टू 6 फराडे। इस मैथ की इक्वेशन को समझना है सारे। मुझे जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन होता है मैं ऐसे कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो मैंने निकाला है दैट इज मस्ट, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। जो मुझे चाहिए वो थोड़ा ज्यादा होगा, वो x है, बट उसका 50% शुड बी इक्वल टू 6 फराडे। दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस इक्वेशन। और इससे मेरा हर एक टॉपिक का आंसर सही आता है। तरीका ऐसे कि मुझे ज्यादा लेना पड़ेगा, उसका कुछ परसेंट है, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। हमेशा इक्वेशन में ऐसी सी ही बनाता हूं। क्या किसी को डाउट है इसमें? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको? आप चाहो तो अपने नोटबुक्स में इस वाले क्वेश्चन को तो जरूर से लिख सकते हो। रिटर्न सर। डन? किसी को डाउट है? आगे चलें? आ जाओ भाई, अपने सेकंड लास्ट टॉपिक पे चलते हैं इस चैप्टर के। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है वो। लास्ट में इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के बारे में, और लास्ट में बैटरीज, हम बैटरीज भी पढ़ेंगे। आप लोग के वहाँ पे इंस्टीट्यूट में वो हो गया, ये Yes, बैटरी sir. वाला बैटरी वाला Yes, पोर्शन हो गया? yes. Yes, sir. यस सर। अच्छा, बैटरी वाला पोर्शन कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है? Definitions लिखा है. जैसे डेफिनेशन जैसे? बेसिकली जो एनसीईआरटी में है ना, वही सेम चीज दिखा दिया है, और डायग्राम था एक में किसी में. चलो नोट्स वो कॉपी. वाले नोट्स। नहीं सर, आपसे नहीं. ओके, चलो जी, आज शुरू करें। आज लास्ट है तुम्हारा फराडे सेकंड लॉ। फराडेज लॉ वाला पूरा हो गया। फराडेज सेकंड लॉ। फराडेज सेकंड लॉ क्या कहता है, ये चीज देखते हैं। तो वो ये कह रहा है कि आपके पास मान लो 3 सॉल्यूशन है। आपके पास 3 सॉल्यूशन है। एक में आपके पास है सोडियम प्लस, एक में आपके पास है मैग्नीशियम प्लस, एंड एक में आपके पास है एल्यूमिनियम 3 प्लस। और ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, ये तुम्हारे सीरीज में। अगर सीरीज में होता है तो सीरीज में कहने का मतलब क्या है कि सेम करंट विल फ्लो। एम आई राइट?
भाई कोई चीज सीरीज यस में है तो उनके तीनों के बीच में सेम करंट फ्लो करेगा, यस सर। है ना। अगर सेम करंट फ्लो किया, लेट्स से कि आपने यहाँ पर 3 फराडे है जितना करंट है ये आपने फ्लो कराया है, तो होगा क्या, अगर 3 फराडे फ्लो कराया है तो 3 फराडे जब इसमें जाएगा तो सोडियम कितना डिपॉजिट होगा जरा देखना। सोडियम प्लस विल गेट डिपॉजिटेड, ऐसे है तुम्हारे पास सोडियम, तो 3 फराडे से कितना मोल आएगा सोडियम का, जल्दी बताओ सारे। 1 फराडे से कितना आ रहा है, 1 फराडे आ रहा है कि एक नहीं आ रहा, आ क्या रहा है ये वाला है? 3। तो 3 से कितना आएगा, 3 फराडे 3। आएगा, क्या किसी को डाउट है? नेक्स्ट, अब जब आप इसमें 3 फराडे पास करोगे तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि Mg2++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg, तो यहां पर दिख रहा है मेरे को कि 2 फराडे से कितना डिपॉजिट होता है, एक, तो एक से कितना होगा, हाफ, तो 3 से कितना होगा, 3/2। क्या ये वाली बात समझ में आई? यस यस सर। सर। ठीक है, Al3+ वाले के साथ अगर आप देखोगे तो Al3+ वाले के साथ क्या है कि यहाँ पर Al3++3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एल्यूमिनियम, यहाँ सीधे कह रहे हैं 3 फराडे से कितना डिपॉजिट हो जाएगा, वन, बात खत्म। मतलब यही है फराडे सेकंड लॉ। फराडे सेकंड लॉ कह रहा है कि आप जब उनको सीरीज में कनेक्ट करते हो तो वो अपने इक्विवेलेंट के हिसाब से डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, अपने इक्विवेलेंट के हिसाब से। तो इसके 3 फराडे का मतलब कितने, 3 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी इसका 3 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, यहाँ पर भी इसका कितना, 3 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। और देखना जी, इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम का कितना होता है, 9 ग्राम होता है कि नहीं होता है, 3 ग्राम का मतलब 27 ग्राम होगा। सबका ग्राम इक्विवेलेंट के अपोजिट डिपॉजिट होएगा, क्या ये वाली बात समझ में, मुझे लगता है ग्राम इक्विवेलेंट वाली बात नहीं समझ में आई होगी बहुत सारे लोगों को। ठीक है, जिनको ग्राम इक्विवेलेंट क्लियर है वो वाली बात बताओ, क्या ये समझ में आ रहा है ग्राम इक्विवेलेंट वाली बात मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो ग्राम इक्विवेलेंट फ्राडे के इक्वल होता है। हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट 1 फराडे इज इक्वल्स टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 3 फराडे आप पास करें तो कितने, 3 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो रहे हैं सबके, बस वो यही कहना चाह रहा है इस लॉ का। सीधे का सीधा यहाँ पर देखो ये लिखा, W1 इज इक्वल टू Z1 × Q, W2 इज इक्वल टू Z2 × Q, और Q Q की सेम है तो डिवाइड किया तो W1/W2 इज इक्वल टू Z1/Z2। तो वो कह रहा है कि जो वेट डिपॉजिट हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट सारा इतना मुश्किल नहीं है, आपको ही कभी जिंदगी में ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, सारे लोग को बताओ, हाँ या ना। वो कह रहा है कि जितना भी आपका वेट डिपॉजिट है दैट वुड बी इक्वल्स टू, भाई तुम्हारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 Q, इसी से शुरू किया था। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? सबसे मैं पूछा, नहीं आ रही हम दूसरे तरीके से करेंगे पर आपको बोलना पड़ेगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। सोना, नम्रता, यस सर। यस सर। ठीक है। यस तो जो तुम्हारे पास W है दैट इज गोइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 × Q, तो तुम्हारे पास Q सेम है तो कैंसिल आउट हो गया, Z तुम्हारा इक्विवेलेंस था तो उसको डिवाइड किया जो तुम्हारे पास E1/96500, E2/96500, तो कट गया। सीधे कह रहा है कि वेट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। देखना, if same charges pass through different electrolytes connected in series, the mass of the substance liberated are respective are proportional to their electrochemical equivalence Z, that is equivalent weight। हाँ जो जी, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग को, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। अब ये वाले क्वेश्चन में सबसे आसान तरीका क्या होगा, आप पहले ये निकालो कि कितने फराडे, मैंने आप लोग को ये चीज भी सिखाया होगा कि अगर फराडे निकालने तो कैसे निकालते हैं। फराडे निकाले तो कितना, I × T/96500 करते कि नहीं करते हैं। ये होता है ना n × n फैक्टर के बराबर, n × n फैक्टर इज इक्वल टू I × T। आप सीधे सीधे यहाँ से फराडे निकाल सकते हो कि कितना फराडे जा रहा है, और जितना फराडे जा रहा है फिर उसके हिसाब से आगे सोच लेना। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करना है फिर हम नेक्स्ट कंडक्टिंग सोल्यूशन पे आते हैं।
हाँ जी। एफ निकाला कि नहीं निकाला, पहले ये बताओ। यस सर। एफ कितना आ रहा है? 1। 1, वन। वेरी गुड। सर डन 23 सर। 4 9। चलो जी। तो भाई तुम्हारे पास यहाँ पर कितना है, 1 फराडे जा रहा है। 1 फराडे का मतलब ये कितना होगा, 23। इसका 1 फराडे का मतलब होगा तुम्हारे पास कितना पहुंचेगा, 12। और ये किधर पहुंचेगा, 9। देख लो भाई, किसी को डाउट हो क्या? सबका आंसर यही आ रहा है? लो ना, कोई डाउट है बच्चे इसमें? नो सर, यही आ रहा पक- है। यही आ रहा है, वेरी गुड। चलो। हाँ जी। इशिका। यस सर। ठीक है। सताक्षी, ख्याति, ख्याति है क्या भाई? ख्याति तो कुछ बोली नहीं यस रही सर। आज। यस सर बोला तो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ओके। आ जाओ, आगे चलते हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट जो है, कंडक्टिविटी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बट इसमें दो चीजें जो सीखने वाली है। आ जाओ, कंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं। जो तुम्हारे पास कंडक्टर्स हैं हमारे चैप्टर में, वो दो टाइप के हैं। एक तो तुम्हारे पास मेटालिक कंडक्टर्स है। मेटालिक कंडक्टर्स यानी कि मेटल्स के बारे में बात हो रही है। मेटल्स में जो कंडक्ट करता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, मेटल्स के अलावा अगर आप देखो कि हमारे पास सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस के अंदर भी कंडक्शन होता है। कंडक्शन का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम कंडक्टिविटी बोल रहे हैं या कंडक्टेंस बोल रहे हैं, जो भी आप समझना चाहते हो अभी तक। क्या ये वाली बात समझ में आ रहा है कि हम कंडक्शन का मतलब क्या होगा, कि चार्ज ट्रांसफर होगा। चार्ज ट्रांसफर दो चीजों में होता है, एक मेटल्स में बहुत अच्छा होता है, एक सोल्यूशन में बहुत अच्छा होता है। मेटल्स में इट्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, एंड सोल्यूशन में इट इज ड्यू टू आयंस। ठीक है। सोल्यूशन में इट इज ड्यू टू आयंस। मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है उसको यहां पर हम देखने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का कटआउट है, इसमें तीसरा वाला पॉइंट आपको जरूर से देखना है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स इज कॉल्ड मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, एंड इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। आई होप ये वाली बात सबको समझ में आ रही। मेटल एक अच्छा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो बढ़िया कंडक्टेंस होगा। दूसरी वाली बात है कि मेटल अगर बेकार है तो भाई कंडक्टेंस कम होगा। सेकंड क्या है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ज्यादा चार्ज कैरी होगा, और जितना ज्यादा चार्ज कैरी होगा उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? लास्ट क्या है यस जो सर। तुम्हारे पास टेम्परेचर वाले केस में, ये देखना बहुत मजेदार सी चीज है। टेम्परेचर वाले केस में इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मेटल्स में जो कंडक्टिविटी है वो कम होती है। फिर बताएगा ऐसा क्यों होता है? आपने पढ़ा होगा। आप लोग को वो फ्री वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता है? इलेक्ट्रॉन्स में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो उनके बीच में रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। यस सर। ये पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रैंडम मोशन शुरू हो जाता है वहां इलेक्ट्रॉन्स का, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रेजिस्टेंस बढ़ने लग जाता है। इसको क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने पढ़ी है? हाँ भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी है, याद है कि नहीं याद है? यस नहीं। सर। यस सर। अरे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ये वाला केस आ रहा है। तो आपने ये वाला पॉइंट जरूर से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मेटल्स वाले कंडक्टर में, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से जो तुम्हारा कंडक्टेंस है वो कम होने लगता है। चलें आगे। चलो। तो तुम्हारे पास इस वाले केस को समझते भाई, सॉल्यूशंस मोल्टेन एंड एक्वस आयंस वाले केस की बात करते हैं। आज इस बार तुम्हारे पास क्या होगा ये देखना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बड़ा सा कंटेनर लेके चल रहा हूं, और इस कंटेनर में ना मैंने दो प्लेट लगा दिए। पहला प्लेट कुछ इस तरीके से है, और दूसरा प्लेट कुछ इस तरीके से है। ठीक। अब तुमने इनको किससे कनेक्ट कर दिया, तुमने इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया।
यहां पर तुमने क्या किया है, कोई इलेक्ट्रोलाइट भर दिया है, यहां पर आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट भर दिया है। अब देखना जी क्या होगा। मैं आपसे बहुत सिंपल सी बातें करने जा रहा हूं। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मैं आपको ये वाला फॉर्मूला वापस से प्रूव करके दिखा रहा हूं। देखना जी, आपके पास इस वाले सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस होगा, जो भी होगा, वो किसकी वजह से होगा? आयंस के मूवमेंट से होगा कि नहीं होगा? आयंस इधर से इधर तक जा रहे हैं, इस प्लेट से इस प्लेट तक जा रहे हैं, हाँ या ना? यस। यस सर। अब जब आयंस इस प्लेट से इस प्लेट तक जा रहे हैं, तो जो भी रेजिस्टेंस उनको मिलेगा दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जितना ज्यादा उनको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, उतना ज्यादा कंडक्टर, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा उनको। बिकॉज बीच में भी तो चीजें हैं भाई, खाली जगह थोड़ी है। यहाँ पर तो वाटर के मॉलिक्यूल्स, उनको डिस्प्लेस करते हुए जाना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज अगर आप देखो, ये जो प्लेट है, अगर आपने इस प्लेट को छोटा कर दिया, आप ऐसे समझ सकते हो कि ये रहा, ये वाला पोर्शन, सारे के सारी चीजें इसी के थ्रू आना चाहती है। तो अगर आपके पास ये वाला जो सरफेस एरिया ये छोटा है, तो सारी की सारी चीजें यहां पर आके क्या होगा, आपका कमरे का जो दरवाजा है जिससे आना चाहते हैं, अगर वो दरवाजा बहुत छोटा, तो एक साथ जब बहुत सारे लोग आएंगे तो रेजिस्टेंस फील होगा। बट अगर यही चीज आपका हॉल का दरवाजा, बड़ा सा दरवाजा, तो चाहे कितने भी लोग आएंगे वो रेजिस्टेंस कम होगा, है या ना? सेम आपके पास जो आयंस है यहाँ पर, अगर वो इतने से एरिया में आ रहे हैं, तो बहुत सारे आयंस जब इस एरिया में आएंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा, है या ना? यस सर। ठीक यस है। सर। बट अगर तुमने ये सरफेस एरिया तुमने ज्यादा रखा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। 1/a इज कि अगर एरिया ज्यादा निकला, अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब इन दोनों को मैं जोड़ दे रहा हूं। जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, जिसमें एल बाय ए को क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। आ जाओ, इसका नाम सेल कांस्टेंट क्यों है, इसको समझते हैं। सेल कांस्टेंट तुम्हारे पास क्या हो रहा है? सेल कांस्टेंट इज कि वो सिर्फ सेल पे डिपेंड कर रहा है। अब आप एक चीज देखो, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट आपने भरा है, यहां पर जो आपको इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है, क्या इस बात से फर्क पड़ेगा कि एल बाय ए के लिए यहां पर क्या भरा है? आपको लगता है क्या एल बाई ए के लिए यहां पर क्या भरा है उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता? आपका जो डिस्टेंस है वो ये है, और जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भाई तुम्हारे पास इसका है। तो क्या फर्क पड़ता है कि आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है? आपने दोनों प्लेट को पास रख दिया, एल कम हो जाएगा। आपने प्लेट का साइज कम कर दिया, ए कम हो जाएगा। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या रखा। इसीलिए उसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट, बाय द नेम सेल कांस्टेंट, कि वो सिर्फ सेल पे डिपेंड करता है। क्या ये वाली बात समझ में आई? एल बाय ए सबको क्लियर है? यस। यस सर। सेकेंड चीज अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर इनके फंडे समझते जाना। जो रो की अगर हम बात करें, ये रो वाली बात आपका बता रहा है, रो वाला बता रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट कैसा है। इलेक्ट्रोलाइट कैसा है मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो? बच्चे, कितना आयंस यहां से यहां तक जाने वाले, कितना आसान है उनके लिए यहां से यहां तक जाना, उसकी बात कर रहे हैं रो। और ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग होगा। क्यों? मान लो आपने इसके अंदर वाटर भर रखा है, वाटर में कितना आसान है मूव करना। आपने मान लो यहाँ पर कंडक्टिविटी में आपने कोई लेट्स से हनी ले रखा है, लेट्स से हनी ले रखा है, हनी गाढ़ा होगा, वहां पर मूव करना और मुश्किल होगा। आयंस कितना डिसॉल्व हो रहे हैं, ये सारी की सारी बातें ना इस पे डिपेंड कर रही हैं। आया समझ में कि आपने इलेक्ट्रोलाइट कैसा लिया है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इस पूरी बात पे डिपेंड कर रहा है। एम आई राइट? एम आई राइट? यस ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, तो यस। आप इसको देखना, दिस इज ऑल अबाउट कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो रहा है। एवरीथिंग इज अबाउट इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे। नेक्स्ट चीज में आप रेजिस्टेंस वाले को देखोगे तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज ऑल द फैक्टर्स कंबाइंड। ये पूरे के पूरे सेल की बात हो रही है। इसमें देखना आपको, मैं आपको दिखाता हूं, ये पूरे पूरे सेल की बात कर रहा है। ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है, और ये वाला बता रहा है कि सेल कैसे कॉन्फ़िगर्ड है, कि तुम्हारी प्लेट कितनी दूर है, प्लेट का साइज क्या है। और बिल्कुल होना चाहिए, दोनों बातों पे डिपेंड करेगा। देखा ना आपको कि मैं क्या क्या कह रहा हूँ, कि भाई कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा रखा, ओवरऑल रेजिस्टेंस तो सबको मिला के है ना। ओवरऑल रेजिस्टेंस तो सेल का है पूरा मिला के, कि भाई यहां से यहां तक जाने की बात हो रही है, और तुमने बीच में भरा क्या है। क्या ये वाली बात समझ में आई? क्या सबको पूरा का पूरा फॉर्मूला अभी विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
यस सर। यस Yes, सर। यस सर। चलो जी, नेक्स्ट आप किसके बाद देखो, ये तो रेजिस्टेंस के लिए, हम रेजिस्टेंस के लिए बात नहीं करते, हम जनरली इसको कंडक्टेंस के लिए बात करते हैं। रेजिस्टेंसेस की हम ये निगेटिव एस्पेक्ट को नहीं देख के कि भाई अच्छा कितना है, सिर्फ वो बताइए आप। तो ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल कर ले रहा हूँ। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा, है ना। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगा, तो आर को लिखते हैं 1/G, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ G इज इक्वल टू 1/R हो जाएगा। सेम केस आपके पास जो कंडक्टेंस है वो उसको कप्पा से लिखते हैं, कप्पा, कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ, ठीक, ये है कंडक्टेंस और ये है कंडक्टिविटी। आप देखना दोनों चीजों को, कंडक्टेंस तुम्हारे पास क्या है, कंडक्टेंस है आपके पास पूरे के पूरे सेल का, और जो कंडक्टिविटी है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है। क्या ये वाली बात समझ में आई सबको? चलो जी, एक सेकंड देना मेरे को, क्या किसी को जरा सी भी डाउट है यहाँ तक? आप एक बार रिवाइज करो मुझे, बस एक सेकंड देना। हाँ जी बच्चे, ठीक है, क्या किसी को डाउट है इसमें? यहाँ तक सब आर भी क्लियर कि कंडक्टेंस क्या है, पूरे सेल की बात है, कंडक्टिविटी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का पोर्शन है। हम इसीलिए चैप्टर में कंडक्टेंस नहीं पढ़ते, अगर आपने नोटिस किया हो तो आप कंडक्टिविटी पढ़ते हो, एम आई राइट? नोटिस किया आप लोगों ने? यस ठीक है, या यस तो सर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ते हो या कंडक्टिविटी पढ़ते हो, दो चीजें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऐसे लिखा होगा कहीं पे। चलो जी, चलें आगे, ठीक, पक्का समझ में आ रहा है ना कि मैं तुम्हें क्या क्या बता रहा हूं? मैं दो डिफरेंट बातें, लोगों को अभी तक ये बात पता नहीं होती है कि यहाँ पे सेल की बात अलग है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ, मैं आपको कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बीच में फील कराता हूँ कि एग्जैक्टली बात क्या हो रही है। आ जाओ, पहले तो इसको रिवर्स करके देखते हैं। तो अगर इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1/R, ये हो जाएगा 1/ρ, ये हो जाएगा A/L। हम A/L को उस तरफ लेके जाते हैं तो A/L अगेन L/A हो जाता है। ये 1/R इज इक्वल टू G, और तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगा, कप्पा। ये तुम्हारे पास एक और फॉर्मूला हो गया। क्या ये वाली बात समझ में आई, कप्पा वाली बात? यस सर। ठीक है, यस आओ सर। एग्जाम्पल, एक और विजुलाइज करने वाला एग्जाम्पल की तो बात करते हैं। एक्चुअली मैम ने सॉरी, हाँ, मैम ने बोला था कि कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस इंटरचेंजेबली बताए क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम L/A को पता है क्या मान के चलते हैं, 1। ओके। आया समझ में क्या हो सकता है? तभी वो यस स्पेसिफिक की बात करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आप एनसीईआरटी में भी देखोगे ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। शब्द स्पेसिफिक, स्पेसिफिक बोलते वो 1 के लिए हो जाता है, इसलिए चेंज हो सकता है, बट वरना हम कंडक्टिविटी यूज करें वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलो जी आगे देखा, हमारे पास क्या बात हो रही है। मैं एक आपको एग्जांपल फील करा रहा था कि एग्जैक्टली क्या बात हो रही है। लेट्स से कि आप सारे फ्रेंड्स जो हो एक सर्कल में खड़े हो, ठीक है, और आप बॉल पास कर रहे हो। तो अगर आप बॉल पास कर रहे हो, वो दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, सोचते रहना, और बिल्कुल अगर विजुलाइज ना हो तो आप मेरे को बता देना कि सर मुझे समझ नहीं आया। आपका जो बॉल पास कर रहे हो वो दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। पहली बात पे तो ये कि आप लोग कितना अच्छा पास करो, मान लो बार बार आप बॉल को गिरा रहे हो, मान लो बार बार बॉल को गिरा रहे हो, है ना, तो बार बार ऐसे जा रही है फिर बॉल गिर रही है, बार बार जा रही है बॉल गिर रही है, तो ये क्या कहेंगे कि जो बॉल घूम रही है ये कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस अच्छा नहीं है, ये रेजिस्टेंस वाली, ये कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस का मतलब है कि बॉल कैसे घूम रहा है। आ रही बात समझ में, बॉल कैसे घूम रहा है वाली बात समझ में आया, कि आपके सर्कल में बॉल कैसे घूम रहा है। अगर बॉल रुक रुक के घूम रहा है, गिर रहा है बार बार, तो कंडक्टेंस अच्छा नहीं है। एम आई क्लियर की कंडक्टेंस क्या है? यस ठीक, अब दूसरी यस बात क्या है, जब हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं, व्हाट इज कंडक्टिविटी, तो आप ऐसे समझो कि बॉल कैसा है, बॉल स्लिपरी है, बॉल भारी है, बॉल गंदा सा है, हल्का सा है,
बॉल की नेचर ऐसा है, बॉल रफ है तो लोग टच करते गिरा रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो बॉल के बारे में अगर बात हो रही तो कंडक्टिविटी हो रही है, और बॉल कैसे घूम रहा है तो कंडक्टेंस हो रहा है। क्या ये वाली बात समझ में आए? कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? यस यस। ठीक है? तो तुम्हारे पास कंडक्टिविटी इज अबाउट इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्टेंस इज अबाउट द सेल। चलो, तो तुम्हारे पास ये कंडक्टिवेंस एंड कंडक्टिविटी, तुम्हारे पास ये आया। प्लेट्स के बारे में एरिया सेल कांस्टेंट क्लियर है। आपके पास 1/G, तुम्हारे पास 1/R कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है। आ जाओ जी, कंडक्टिविटी का जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों? आप एक चीज देखना, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात हो रही है। आपके पास 1 लीटर में कितने आयंस है, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। क्यों? अगर आपके पास आयंस ही कम है तो मूव करके जाएगा क्या? और आपके पास इसी 1 लीटर में ज्यादा है तो तुम्हारे पास आयन ज्यादा है। अगर आयन ज्यादा है तो जल्दी जल्दी कंडक्टेंस होगा, वो कंडक्टिविटी होगा, या कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। आई बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? आयंस ज्यादा होंगे उतने ही वॉल्यूम में तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा, हाँ या ना? यस सर, तो यस। रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। है ना? ठीक। यस तुम्हारा कंडक्टिविटी इज द फीचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इफ इलेक्ट्रोलाइट इज चेंज कंडक्टिविटी विल बी चेंज। चलो जी, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन क्या क्या होगा, अब आपको सब समझ में आएगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल सही बात है। साइज ऑफ देयर आयंस एंड सॉल्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात, साइज ऑफ देयर आयंस एंड सॉल्वेशन। मैं इसके ऊपर तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिखा सकता हूँ, एनसीईआरटी वाले ही। आज देखना, आप लोग को हाइड्रेशन, जितने लोगों ने भी पढ़ा है, एक शब्द होता है हाइड्रेशन। कितने लोग को हाइड्रेशन पता है? एक बार क्विक, मुझे दिक्कत होगी। सताक्षी, लोना और ख्याति, क्या आपको हाइड्रेशन यस पता सर। है? यस सर। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? यस सर। यस सर। चलो जी, तो अब तुम्हारे पास क्या है, जैसे आपके पास सोडियम प्लस हो गया और के प्लस हो गया। सोडियम प्लस और के प्लस में सोडियम का हाइड्रेशन ज्यादा होता है। अगर सोडियम का हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन होने की वजह से साइज क्या होता है, साइज बढ़ जाता है। पोटेशियम प्लस के साथ क्या होगा, इसका हाइड्रेशन कम होता है तो इसका साइज छोटा रहेगा। अगर साइज बड़ा है तो मूवमेंट क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और अगर साइज छोटा है तो मूवमेंट आसान रहता है। तो इन दोनों केस में जो कंडक्टिविटी है वो इसका है। और देखो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, दिस इज डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ देयर आयंस एंड देयर सॉल्वेशन। सॉल्वेशन की वजह से साइज बढ़ गया, और साइज बढ़ गया तो तुम्हारे पास जो मूवमेंट है वो कम हो गया। क्या ये वाली बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक। चलो जी, नेक्स्ट है तुम्हारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। ऑब्वियसली पानी है, शहद है, क्या भर रखा है, दोनों बातों पर डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल की कितने आयन है वो हम बात करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ता है सॉल्यूशंस में। क्यों? क्योंकि मूवमेंट बढ़ता है आयंस का। वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात थी, इलेक्ट्रॉन्स और हैबिजार्ड हो जाते हैं। यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर आयंस और मूव करेंगे। इस वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ाने से जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ेगा। क्या किसी को डाउट है? नो सर। चलो जी, ये तुम्हारे पास कंडक्टिविटी वाली बात हो गई। हाँ बच्चे, आज का होमवर्क लिखना सारे लोग। होमवर्क में ये है कि जो एनसीईआरटी के जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है आपने वो ट्राई करने हैं इस चैप्टर के। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इन नीट। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन। आपको लगेगा कि नीट के भी 2 लेवल आ गए हैं, बट वो बोर्ड में जरूर आ सकते हैं। और सॉल्व्ड एग्जाम्पल बोलो, आपको समझ में आ जाएंगे। मैं आपको नहीं आएंगे तो आपकी हेल्प करूंगा। बट आज का कार्यक्रम यही होगा, जितना भी पढ़ेंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल फ्रॉम एनसीईआरटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑल सॉल्व करने। ठीक है, यस सर। चलो जी, आ जाओ जी, मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं एंड देन अबाउट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी शुरू करते हैं। ठीक है, आपके पास है 1 लीटर सोल्यूशन। इस 1 लीटर सोल्यूशन में आपने नंबर ऑफ मोल्स डाले n। इस सोल्यूशन का मोलारिटी कितना हो गया, n/1। ठीक है, इस सोल्यूशन का मोलारिटी हो गया n/1। तो इस सोल्यूशन की वजह से, इस सोल्यूशन के लिए, या फिर आप और आसान ले लो,
मोलारिटी जनरली 1 के लिए डिफाइंड है, तो तुमने 1 मोल ले लिया, 1 मोल इन 1 लीटर का मोलारिटी कितना हो गया? 1 हो गया। तो एक मोल की वजह से, एक मोल की वजह से क्या हो रहा है? आपको सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको स्क्रीन? यस सर। ठीक है। तो आपके पास जो एक मोल है, एक मोल की वजह से कितना कंडक्टिविटी हो रहा है, कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, हम उसको बोलते हैं तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी। आपका देखना ऐसे आएगा, इसका फॉर्मूला दिखा देता हूं। आपके पास m मोलर है, एक m मोलर का मतलब जो कंडक्टिविटी वो कप्पा है, तो एक के लिए कितना आएगा तुम्हारे पास? लैम्डा अपॉन, ये नहीं होगा, कप्पा इंटू एम, यूनिटरी मेथड। भाई तुम्हारे पास 3 मोलर सोल्यूशन है, 3 मोलर सोल्यूशन के लिए के है, हमें एक के लिए चाहिए, तो एक का मतलब क्या हो जाएगा? कप्पा बाय एम होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? यस सर। और अगर आपने यस सर। वॉल्यूम यहाँ पर ml में लिया है ये चीज, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये लैम्डा एम, लैम्डा एम का मतलब है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होगी? दैट वुड बी कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम। ये मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी क्यों निकालते, कोई बताएगा मोलर कंडक्टिविटी क्यों निकालते हैं? हाँ जी, कोई बताएगा? आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर, मोलर कंडक्टिविटी क्यों निकालते हैं? बोलो। डाइल्यूशन के समथिंग इफेक्ट के लिए डाइल्यूशन के। समथिंग वाज रिलेटेड टू डाइल्यूशन। ओके। बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स को कंपेयर करने के लिए, क्योंकि हम सबके लिए क्या करें, स्टैंडर्डाइज करें, सबके लिए एक मोलर की बात करें ना, तो मोलर कंडक्टिविटी अगर मुझे पता होगी सबकी, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइट बेस्ट कौन सा है। आया समझ में? सिंपल। ठीक है, आगे समझ में सताक्षी? यस। ठीक है, तो ये मोलर कंडक्टिविटी हो गया। मोलर कंडक्टिविटी के बाद जो आपके पास आता है दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में और भी आसान है। आपने भाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाल दिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट से निकले हुए आयंस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट से निकले हुए आयंस की वजह से जो भी कंडक्टिविटी होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट से आए हुए आयंस की वजह से जो भी कंडक्टिविटी होगा, जितना भी आयंस इधर जा रहे होंगे, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब अगेन आपके पास दिया हुआ है कि इतने नॉर्मल सॉल्यूशन है, इसका कंडक्टिविटी कप्पा है, आपको निकालना है एक के लिए, तो आपको जितनी नॉर्मेलिटी है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं लैम्डा ई इज इक्वल टू कप्पा इंटू अगर वॉल्यूम 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। कोई डाउट है भाई? कोई डाउट है? ये दो तुम्हारे पास फॉर्मूले हो गए, यहां तक देख लो, आप इसको रीड करके देखो। कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, और तुम्हारे पास कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। दोनों का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। कोई डाउट है किसी को? आ तो रहा है ना समझ में? किसी को यस सर। डाउट? ओके। ओके, चलो जी, 2 मिनट का वाटर ब्रेक है सिर्फ, तो फिर हम शुरू करते हैं इसके आगे। हाँ जी, आ रहा है ना समझ में पक्का? तुम लोग शांत हो क्या? थक गए हो क्या संडे वनडे बना के? हाँ, कितने लोगों ने संडे बनाया आज? यार, क्या तुम लोग बोलते ही नहीं हो? ये दिल्ली वाले लोग कैसे हैं, कुछ भी हो जाता है कुछ बोलते नहीं है। नहीं सर, कुछ नहीं करा, बस पढ़े हैं। बस पढ़े हो? थके तो नहीं हो ना तुम लोग? क्लास 1। वो थक तो नहीं गए ऐसे, लाइक बहुत ज्यादा थक गए हो? नहीं नहीं सर। सर। चलो ठीक है, मान लेते हैं। हाँ भाई, नम्रता तुमने क्या किया आज? आज तो तुम तो कोचिंग भी गई, तुम तो थक गई होगी। क्या नहीं। हाँ,
जो स्टार्टिंग की 2 क्लास इंपॉर्टेंट थी, बाकी की 2 तो ऐसी हैं। कौन सी थी? फिजिक्स और जूलॉजी में सुना, बाकी केमिस्ट्री और बॉटनी तो ऐसी। बॉटनी में तो जहाँ सर ही पढ़ाते होंगे अभी भी। यस सर। अपनी क्लास में तुम्हें नींद तो नहीं आती? सर आती है, लेकिन फिर एनसीईआरटी खोल के पढ़ने लग जाती हूँ। हाँ भाई, सारे लोग पानी वानी पी लिया सबने? शुरू करें नेक्स्ट सेट। यस सर। यस सर। बस यस। आ जाओ। रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई। रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई। आ जाओ। लैम्डा एम और लैम्डा ई के बारे में बात करें तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इन 2000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी, है ना। और तुम्हारे पास नीचे लैम्डा ई इज इक्वल टू कप्पा इन 2000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो सीधे सीधे पूरा पूरा डिवाइड होगा। बस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई इज इक्वल टू पूरा कप्पा इन 2000 अपॉन एम। ठीक है, तो ये कट जाएगा पूरा। दिख रहा है ना आपको? ये चलो लिख दे रहा हूँ, कप्पा इन 2000 डिवाइडेड बाय एम डिवाइडेड बाय कप्पा इन 2000 डिवाइडेड बाय एम इंटू एन फैक्टर। ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, एन फैक्टर चला गया ऊपर। अगर ऊपर गया तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई इज इक्वल टू एन फैक्टर। ये आ गया तुम्हारे पास रिलेशन। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के हिसाब से। चलें आगे। यस सर। यस सर। चलो जी। यस सर। तुम्हारे पास इसी में ये हमने लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डाइल्यूशन। ठीक है, एवरीवन सुनना डाइल्यूशन के बारे में बात। व्हाट इज डाइल्यूशन? डाइल्यूशन इज सिंपली एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर। हम पढ़ने जा रहे हैं ओसवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन और वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर रहे हैं। जितने लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा उनको याद आ जाएगा, बिल्कुल इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट है। आप देखना, ए और बी एक इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज गोइंग टू बी वीक। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो 100% डिसोसिएट नहीं करता। डिसोसिएशन की बात करते हैं। आपके पास क्या है? आपके पास किंडर जॉय है। आप 100 किंडर जॉय लेके बैठे थे, उस 100 में से ओनली 10 किंडर जॉयज आर ओपनिंग, 90 बच गए। तो ये कैसा हो गया? वीक हो गया। बिल्कुल वैसे ही आपके पास ए बी क्या ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, नहीं करेगा तो देर विल बी अ इक्विलिब्रियम साइन। आपके पास ए प्लस बनेगा और बी माइनस बनेगा। लेट्स से शुरुआत में आपने ये कितना लिया था? ये 1 लिया था टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, तब तो ये बिल्कुल नहीं होंगे। आपका थोड़ा सा टाइम निकला, टाइम इक्विलिब्रियम पे, ये आ गया 1 माइनस अल्फा। इसको सी लेके कर दूं सॉल्व, और जनरलाइज हो जाएगा। जो भी कंसंट्रेशन सी थी तो ये हो जाएगा सी, और दूसरा आ जाएगा सी माइनस सी अल्फा। ये सी माइनस सी अल्फा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? ये कितना आएगा? सी अल्फा, और ये भी आएगा सी अल्फा। आया? यस सर। ठीक है, अल्फा का कंसेप्ट वो बता दे रहा हूँ। तो मोल्स डिसोसिएटेड जितना टूट रहा है डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स होता है सी। तो आप सी इंटू अल्फा, सी इंटू अल्फा होंगे जितने मोल्स क्या हो गए? खर्च हो गए। ये खर्च वाली बात है। जो खर्च वाले मोल्स है उसको सी अल्फा से डिनोट करते हैं। तो जितने तुम्हारे यहाँ पे खर्च होंगे उतने ही ये बनेंगे। देखो यहाँ पर अगर आप लिखा जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो ये हो जाएगा कि भाई ए प्लस का कंसंट्रेशन इंटू बी माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए बी का कंसंट्रेशन। क्या ये वाली बात समझ में आई सबको? हाँ जी, क्या ये वाली बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब यस। तुम्हारा ए प्लस का कंसंट्रेशन सी अल्फा, ये भी हो जाएगा सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी माइनस सी अल्फा। ये हो गया के बराबर सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहाँ से सी कॉमन लिया, 1 माइनस अल्फा, सी से सी कैंसिल, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब एक बात समझना, आपका जो अल्फा होगा उसका वैल्यू ना, दैट इज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू 0 पॉइंट या 5%। 5% से भी वीक के लिए 5% बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ बच्चे मैं। 1%, इवन 1% से भी कई बार कम होता है। तो अगर आप इस नंबर को देखोगे तो अल्फा इज गोइंग टू बी लेस देन 0.05।
और अगर आपने कभी भी 1 को 0.01 से माइनस किया, दिस इज प्रैक्टिकली 0.99, दिस इज प्रैक्टिकली इक्वल टू 1। आपने इसको 0.02 से 0.98, दैट इज प्रैक्टिकली इक्वल टू 1, 0.97 इवन प्रैक्टिकली इक्वल टू 1। तो नीचे अल्फा की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दिखा ना आपको, अल्फा की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो ये तुम्हें दिखेगा k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, और यहां से आपके पास अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए या के आई, आई इज फॉर आयनाइजेशन बाय सी। यहाँ पर पहला क्वेश्चन सबके लिए, ठीक है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। आपने क्या किया, डाइल्यूशन किया है, कंसंट्रेशन क्या होता है, के आई इज इक्वल टू एन बाय वी, वॉल्यूम क्या हो गया आपके पास, ऊपर चला गया। अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है बच्चे, आपको मैंने, चलो जितने लोग हैं वो वापस से सुनो। मैं ये कह रहा हूँ, आपका पहला ही ये चीज मोटिव होता है कि सर कोई चीज डिसॉल्व नहीं हो रही है तो क्या करें, आपको नॉर्मली दिमाग में होता है भाई और पानी डाल दो, वही चीज तो है। एक नेक्स्ट चीज जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपने वॉल्यूम को इन्फिनिटी कर दिया, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा ये बताओ। बोलो, मैक्सिमम मैक्स 100। 100, भाई अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। लोग ये गड़बड़ करते हैं, सर वॉल्यूम को इन्फिनिटी कर दिया तो अल्फा भाई इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं बच्चे, अल्फा तो वो बता रहे कितना डिसोसिएट कर रहा है, कितना टूट रहा है वो। तो अगर आपने वॉल्यूम बहुत ज्यादा कर दिया तो अल्फा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और अल्फा 1 वैसे किसका होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है कि नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग चीजों का होता है, हाँ या ना? यस। यस सर। के लिए तो हमारे पास जो इतना जो हमने पढ़ा वो इसलिए पढ़ा कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमारे पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज एक्टिंग लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बात है सर मुझे ये नहीं पता डाइल्यूट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है, एक मतलब क्या है इस बात। तो अगर आप देखो, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन की मैं बात करूं तो लेट्स से तुम्हारे पास क्या है, लैम्डा एम और नॉट का मतलब होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी आ रही है। क्या ये वाली बात समझ में, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, कि मान लो आपने यहाँ पर CH3COH डाला था, CH3COH को आपने इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया, आपने बहुत सारा पानी डाल दिया, तो उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी आ रही है दैट इज गोइंग टू बी लैम्डा नॉट एम। तो लैम्डा नॉट एम और वॉल्यूम का मैं प्लॉट कर रहा हूं, आपने ऐसे देखा, या लैम्डा एम कह सकता हूं मैं इसको, शुरुआत में लैम्डा एम लेके चलते हैं। वॉल्यूम आपका 2 लीटर था, इसका कुछ वैल्यू आ रहा था 0.56, आपने 3 लीटर किया ये हो गया 0.79, 5 लीटर किया आपका ये हो गया 0.88, आपने 6 लीटर किया ये हो गया 0.91, आपने 7 लीटर किया ये हो गया 1, 8 लीटर किया ये हुआ 1.2। अब आप 9 लीटर कर रहे हो, 10 लीटर कर रहे हो, 11, 12, 13, 14, अब ये 1.2 है। आया समझ में? इस वॉल्यूम के बाद को, इस वॉल्यूम 8 लीटर के बाद इसका वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द पॉइंट जब मोलर कंडक्टिविटी का जो वैल्यू है वो चेंज ही नहीं हो रहा। क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई सबको, कि आफ्टर इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी नहीं चेंज होता, इसीलिए हम उसको 2 तरीके से लिखते हैं। कौन से 2 तरीके हैं आपके, कि लैम्डा एम नॉट, not means concentration tending to zero. Why concentration tending to zero? Because n by v is equals to concentration. If volume is tending to infinity की बहुत ज्यादा कर दिया तो concentration बहुत ज्यादा कम हो गया होगा, कितना, 0 हो गया होगा। इसको कई बार लैम्डा एम इंफिनिटी करके भी लिखते हैं। वाई इंफिनिटी? बिकॉज वॉल्यूम इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। एनी डाउट कि लैम्डा नॉट इंफिनिटी, ये लैम्डा एम का क्या फंडा क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है, क्या ये सब बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना? यस। सर। यस सर। चलो यस जी, सर। ओके ओके, वेरी नाइस। आज डाइल्यूशन को एक बार हम रीड भी कर लेते हैं।
ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम बढ़ेगा, लैम्डा एम बढ़ेगा, लैम्डा ई बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, इन सब का फॉर्मूला देखा, लैम्डा ई इज इक्वल्स टू हमारा कप्पा इन 2000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बट एक और चीज देखना, जो कप्पा है, कप्पा इज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। क्यों, आयंस कम हो रहे हैं, आयंस कम हो रहे हैं तो कैरियर कम हो रहे हैं, कैरियर कम हो रहे तो जाएगा कौन। आई बात समझ में। अब बोलो सर लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, कंडक्टिविटी कम कर रही है। कंडक्टिविटी बहुत सिंपल सी बात है, वो आयंस की बात कर रहा है। मोलर कंडक्टिविटी तो वो एक मोल के अंदर बात कर रहा है। वो सिचुएशन तुम्हें तुम्हें लग रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना। ठीक है। अब मोलर कंडक्टिविटी, अब यही टॉपिक ही यही है कि एग्जैक्टली मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रहा है इन दोनों केस में। क्या ये वाली बात समझ में आई, ये याद रखना, ये वाला पोर्शन जरूर से याद रखना कि आपका कंडक्टिविटी सिर्फ इतना डिपेंड करता है कि कितने आयंस हैं, कितने से वॉल्यूम है। चलूं आगे। यस सर। ठीक यस। है, आ जाओ, तुम्हारे पास ये हमने प्रूव करके देखा। आ जाओ, दोनों ही केस में लैम्डा एम और लैम्डा ई, दोनों ही केस में, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों ही केस में लैम्डा एम लैम्डा ई मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग वाले केस में क्या होता है और वीक वाले केस में क्या होता है, उसमें बहुत डिफरेंस है। वीक में क्या होता है कि आपके पास CH3COH था, पहले ये 2T कम रहा था, पहले आपके पास आयंस वाला पोर्शन ही बहुत कम था। आपने पानी डाला ये और बढ़ गया, आपने पानी डाला ये और बढ़ गया, आप पानी डालते जा रहे हो ये और बढ़ता जा रहा है। धीमे धीमे वीक के लिए क्या हो रहा है, वो स्ट्रॉन्ग की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। स्ट्रॉन्ग का मतलब आयंस ज्यादा है, आयंस ज्यादा है, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। आया बात समझ में। वीक वाला स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है तो बढ़िया होता जा रहा है, आयंस बढ़ते जा रहे हैं। बट सर फिर स्ट्रॉन्ग वाले के इसमें क्या रहा, वो तो पहले से ही ज्यादा है, वो तो पहले से ही पूरा टूटा हुआ है। बेटा आप ऐसे समझो कि तुम्हारे पास Na+ है और Cl- है। अगर Na+ और Cl- के बीच में आप दीवार और बड़ी कर दो तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो और कम हो जाएगा। और अट्रैक्शन अगर और कम हो गया तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगते हैं। जैसे आप पानी बढ़ाते जाते हो, पानी बढ़ाते जा रहे हो, ये और दूर होते जाते हैं, इनका मूव करना और आसान होता जाता है। वरना क्या होता है कि अगर ये मूव करेगा तो क्लोज नेसेसिटी मार गया, ओए किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, और अट्रैक्शन करने में वो मदद, मतलब वो जाने से रोकता है थोड़ा बहुत। क्या ये वाली बात समझ में, आर वी क्लियर कि वीक वाले के साथ क्यों बढ़ रहा है और स्ट्रांग वाले के साथ क्यों बढ़ रहा है, हाँ या ना। यस सर। यस सर। चलो जी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बारे में हमने बात कर लिया। ये देखो जी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जिसके बाद आपका जो कंडक्टिविटी का जो वैल्यू है वो नहीं बढ़ता है, हम उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हमने दो तरीके से लिखा है, C टेंडिंग टू जीरो या वॉल्यूम टेंडिंग टू इंफिनिटी। इनको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एक बार ये वाला पोर्शन देख लो, एनी डाउट हम डिस्कस कर सकते हैं। आपको प्रीवियसली क्लास में कोई डाउट आया हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं, अभी जो मैंने बोला हो उसमें कोई डाउट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। अगेन आई एम गिविंग यू 2 minutes टू समराइज एवरीथिंग जो भी मैंने आपको बताया। मैंने सुना यार और भी लोग चले गए यार, साउथ एक्स छोड़ गए। हाँ? है क्या ऐसा। अरे तुम लोग यार वो नहीं करते यार। सर हम्म। और ऊपर वाला पॉइंट दिखाना। ये वाला यस सर। मैंने आपको
डन। यस सर। यस सर, डन। चलो जी, आ जाओ, तुम्हारे पास ये रहा। अब हम आ जाते हैं डिबाय हगल ऑन सागर इक्वेशन पे एंड कोलरॉश लॉ पे। ये कोलरॉश लॉ पे फिर आने के बाद क्वेश्चन बढ़िया हो जाता है। अब तो खत्म है चैप्टर, फिर आज आज खत्म ही कर देते हैं, क्या कहते हो आप लोग? है ना? अगली क्लास में यस ये वाला पोर्शन करेंगे। पहले एक बार क्लास का एक और चीज बताओ कि इस वीक का जो टाइम टेबल है वही चलेगा या यस यस किसी सर। सर। को? जो वेडनेसडे 8:30 था और संडे 8:30 था, मैं बीच में आपके पास एक मिनट, लेट मी चेक। आप ये बताओ, मंडे, आप ये बताओ सुबह सुबह किसका किसका हो सकता है? तो आई एम गुड विद सुबह वाला क्लास। हाँ, आपके पास है, वेडनेसडे है, संडे रहता है। ठीक है, मैं मंडे सुबह, दैट इज टुमारो मॉर्निंग, इफ यू वांट हम टुमारो मॉर्निंग भी रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे पास कल बैटरी वाला पोर्शन और ये जितना भी बचा है चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, नम्रता तुम्हारा कल है? सर नहीं। कल सुबह पॉसिबल है? यस सर। ऋषिका आपका भी पॉसिबल है, ख्याति का भी पॉसिबल है, साक्षी का भी पॉसिबल है, लोना लोना आपका भी पॉसिबल है। यस। चलो जी, ये तो बहुत सही है। सर मॉर्निंग में टाइम क्या होगा? मॉर्निंग में टाइम होगा ठीक। 8 के आसपास ही होगा, मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ। ओके, सुबह वी कैन कीप एट लाइक 7:45 ऐसे मैक्सिमम ये जा सकता है। या फिर अगर आप 7:30 उठने को तैयार हो तो 7:30 से बताओ। यस सर, 7:30। यस सर। ठीक है, अगर जल्दी खत्म हो गया तो मैं जल्दी भी छोड़ सकता हूँ। ऐसे तो जल्दी हो जाएगा, क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं, तो कल 7:30 से 8 चलेगा। हाँ नम्रता? यस सर। चलो एक लास्ट चीज और देख लेते हैं, वो हमारा बस वो समीर के साथ है, तो समीर वाले का, समीर की दिक्कत आएगी बस। चलो ठीक, देखेंगे। ये चैप्टर तो हमें खत्म करना ही करना है ना? आप लोग का टेस्ट क्या है? टेस्ट कब है? हाँ जी। सर ये वाला आधा तो हो गया, आधा जुलाई में। अच्छा, आधा ही है ये चैप्टर आ रहा है? हाँ जी सर, दो दो करके, हाफ हाफ डिवाइड करके। अच्छा, तो जो मैंने आपको पढ़ा दिया वो कंप्लीट हो गया ना टेस्ट के हिसाब से? नहीं सर, जो आज पढ़ाया है वो हुआ था टेस्ट में। टेस्ट हो भी गया। टेस्ट हो भी गया? सर आज ही था। ए, ओके, कैसा गया टेस्ट?
फिर ठीक था, इजी क्वेश्चन थे, डायरेक्ट फॉर्मूले वाले। ओके ओके, चलो जी ठीक है। बाकी तुम लोगों का कैसा था, ख्याति, इशिका? फिर मैंने भी दिया नहीं, शाम 5 बजे खुला था। अच्छा ओके, फिर तो ठीक है, तुम आराम से पढ़ के देना है ना। यस सर। ख्याति तुमने भी दिया था टेस्ट आज का? सर नहीं दिया था। क्यों? सर मैं गई हुई थी, कल थर्सडे को मैं थी नहीं। ओके, थर्सडे था टेस्ट। हाँ हमारा थर्सडे। ओके ओके, चलो जी। आजा देखते हैं डिबाय हकल ऑन सागर इक्वेशन, देखते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये वाला जो तुम्हारे पास है, इसका ग्राफ समझो, बताएं। अगर आप इसका ग्राफ समझोगे आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, वरना तो आपको बहुत दिक्कत होगी। अच्छा देखो, ये कंसंट्रेशन की पावर हाफ है। कंसंट्रेशन की पावर हाफ है, मतलब कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। हाफ को भूल जाओ, कंसंट्रेशन देखो। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, है ना। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन कम होगा। तो अगर इस वाले केस में आप देखोगे तो ग्राफ हमें ऐसे पढ़ना है। ग्राफ ऐसे पढ़ा जाएगा, ना कि ग्राफ ऐसे पढ़ा जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? ऐसे उल्टा देखना है, इस तरफ की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे 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 आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो तुम्हारा बढ़ता जा रहा है। क्या ये वाली बात समझ में आई? देखा ना, इनफाइनाइट। और ये वाला जो पोर्शन है, जब इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, इसको हम मोलर कंडक्टिविटी बोल रहे हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या ये वाली बात समझ में आई? क्या ये ग्राफ का ये वाली लाइन सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पावर हाफ में क्यों है? बच्चे, पावर हाफ का रीजन है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर जब देखा तो वो पावर हाफ पे डिपेंड करता है, ये बात आ रही है उसमें। आ रहा है ओके समझ में सर। आपको? हाँ, तो वो एक्सपेरिमेंट वाली वो उन्होंने पूरा जो कंडीशंस रख के देखी, तो उसकी वजह से आ रहा था। चलो जी। तो तुम्हारे पास लैम्डा एम इज इक्वल्स टू माइनस ए इज अ कांस्टेंट, सी की पावर हाफ प्लस लैम्डा नॉट एम, ये इक्वेशन है तुम्हारे पास। और इसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से देखोगे तो माइनस ए इसका स्लोप है, तो इक्वेशन नीचे जानी चाहिए ऐसे लाइन। ए इज अ कांस्टेंट, changes charges of ions and depends on solvent and temperature। charges of ions, इस बात को देख। एक चीज और भी देखना, आपके पास एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आप जाओगे तो ये जरूर पढ़ना बच्चे। ये तो चलो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये वाला पोर्शन मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक दो बार आया हुआ है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा वो मुझे अभी याद आ गया। ठीक है, आप देखना। तो आपके पास जो कंडक्टिविटी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। हम समझ रहे हैं भाई, कितना ज्यादा चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है चार्ज क्या है। एंड कंडक्टिविटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा साइज, क्योंकि अगर साइज ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी कम होगा, मूवमेंट मुश्किल हो जाएगा, है ना। क्या ये वाली बात समझ में आई, मूवमेंट मुश्किल हो जाएगा वाली बात? यस सर। ठीक है। आपके पास ये वाला केस आ रहा है, तो तुम्हारा H प्लस Na प्लस के प्लस सी ए प्लस एम जी टू प्लस, है ना। इसमें देखना, H प्लस के साथ क्या है, चार्ज तो प्लस वन है पर इसका साइज बहुत छोटा होता है। इसका देखो कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, देखना बहुत है। देखो Na प्लस और के प्लस में आप देखना, Na प्लस का हाइड्रेशन ज्यादा होता है, इसका कंडक्टिविटी कम है। Ca2 प्लस और Mg2 प्लस में Mg2 प्लस का साइज छोटा है, इसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है, इसका कंडक्टिविटी कम है। और अगर आप इसको Na प्लस के प्लस सी ए प्लस Mg2 प्लस में देखोगे तो 2 प्लस वालों का जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा है। देखा, बहुत अच्छे क्वेश्चन देखे मैंने इस पे, और सारे के सारे इसी टेबल पे। अगर आप मेरी ये दो बात ध्यान रखोगे तो काम बन जाएगा। आपका साइज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है। देखा, डबल हो गया, डबल। ये देखो 119106, साइज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ज है। तो पहले आप प्रायोरिटी चार्ज को दोगे, ये प्रायोरिटी है, एंड देन आप साइज को देखोगे। क्या ये वाला टेबल समझ में आया कि कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड साइज, चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। क्लियर? H प्लस याद रखना, एक्सेप्शनली हाई, बहुत ही ज्यादा इसका कंडक्टिविटी है। क्लियर? Yes, sir. चलो आ जाओ इस पे देखते हैं। यहाँ पर सेम चीज क्या हुआ, जब उन्होंने वीक के लिए बताया, वीक के लिए उनके पास कोई इक्वेशन भी नहीं थी। जैसे ही उन्होंने वीक के लिए ग्राफ प्लॉट किया तो प्रॉब्लम ये आने लगी कि वीक का जो वो है ना स्लोप, वो भाई वो बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। अब वो कैसे निकाले?
स्ट्रॉन्ग के साथ तो क्या था कि वो इधर आके टच कर गया, जब इधर आके टच कर गया तो उनका काम बन गया। बट वीक के लिए ये ऊपर चलता जा रहा है, तो अब वो कैसे तुम्हारे पास उन्होंने निकाले, तो उसके ऊपर गेम है। तो कोलरॉश केम इनटू पिक्चर की, कोलरॉश ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूँ, उससे हम आगे पढ़ेंगे। पहले ये बताओ, लैम्डा नॉट एम फॉर वीक इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्राफ। आर वी क्लियर यहाँ तक? क्या डिबाई हकल ऑनसागर इक्वेशन क्लियर है? और तुम्हारे पास कैसे ये ग्राफ को देखना है, और इस ग्राफ में प्रॉब्लम क्या है वीक के लिए, क्या ये वह सारी बातें क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, आ जाओ। एक हम विली की किताब है, ये देखो, यही खुला हुआ। आ जाओ देखना, सारे लोग नोटिस करना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने केसीएल लिया और एनएसीएल लिया। जब उन्होंने केसीएल और एनएसीएल लिया है, तो उन्होंने क्या किया, देखो सीएल माइनस और सीएल माइनस दोनों में डिफरेंस क्या है, के और एनए का है। तो उन्होंने क्या बोला कि चलो इसमें डिफरेंस लेके देखते हैं। उन्होंने डिफरेंस लेके देखा तो 2.34 कुछ ऐसे आ रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला के NO3 और NaNO3 लिया। इस बार भी उन्होंने NO3 एनायन को सेम रखा, उन्होंने फिर से डिफरेंस लिया, ये चीज आ रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या है? वो कह रहे हैं कि डिफरेंस जो तुम्हारे पास है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा कि तुमने एनायन कौन सा लिया। इस बात को समझना, सोचना इस बारे में कि ये है क्या। वो कह रहे हैं कि तुमने Cl माइनस लिया था दोनों में, तुमने दोनों में NO3 माइनस लिया था, एक में दोनों में Cl माइनस, एक में NO3 माइनस, और जब तुमने डिफरेंस लिया तो वो डिफरेंस तुम्हारे पास फिक्स है। इसका मतलब है कि एनायन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं भाई? एनायन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, फर्क ही नहीं पड़ता तुम कौन सा एनायन लोगे। जहां पे जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो सिर्फ Na प्लस और K प्लस की वजह से क्रिएट हो रहा है। क्या सबको ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, नीचे जाके देखो, नीचे तुम्हारे पास क्या है कि हमने क्या किया, इस बार K सेम रखा है और Na सेम रखा है। इस बार Cl माइनस और NO3 माइनस रखा है दोनों केस में। अगेन तुम देखो जो डिफरेंस है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा कि कैटायन क्या है। इसका मतलब आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सब इंडिविजुअल बिहेव कर रहे हैं। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको ये समझ में आएगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वो कह रहे हैं कि भाई इनफाइनाइटली जब डाइल्यूट कर दिया तो जो डिफरेंस है वो वही आ रहा है बार बार, चाहे आप कुछ भी लो। ये तो तभी है ना, इसका मतलब कि उसका कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा उस बात पे। हाँ जी, क्या ये वाली बात समझ में आई? Yes, sir. तो इररिस्पेक्टेड, देखो जी, यहाँ पर ये चीज, दिस ऑब्जर्वेशन मेड हिम फॉर्मुलेट द लॉ विच स्टेट्स दैट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन ऑल द इंटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस अपीयर ईच एंड मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन, सब अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयन। फर्क नहीं पड़ता दूसरा क्या, विच इज एसोसिएटेड। मैथमेटिकली द लॉ कैन बी स्टेटेड कुछ इस तरीके से। अब ये क्या है इसको हम समझते हैं। तो मैथमेटिकली लॉ क्या कहता है, मैथमेटिकली लॉ कहता है कि आपके पास है NaCl। NaCl के लिए आप क्या लिख सकते हो, जो मोलर कंडक्टिविटी होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NaCl का, वो डिपेंड करेगा कि Na का तुम्हारे पास कितना होगा, और वो डिपेंड करेगा तुम्हारे पास कि Cl माइनस का कितना होगा। ये वाली बात समझ में? सेम गोज फॉर कि वो वीक के लिए भी लिख सकता है। तो वीक के लिए क्या लिखा जा सकता है कि आपके पास CH3COH का निकालना है, दैट वुड बी इक्वल टू लैम्डा नॉट M CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट M H प्लस। आपके पास लैम्डा नॉट M BaCl2 की अगर आप बात करोगे तो BaCl2 को क्या होगा, तो लैम्डा नॉट M Ba2 प्लस प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट M Cl माइनस। 2 टाइम्स वाली बात समझो भाई, इस बार 2 Cl माइनस है, दोनों Cl माइनस अपना कंडक्टिविटी करेंगे। ये है कोलराश लॉ। कोलराश लॉ समझ में आया कि नहीं आया भाई? कोलराश लॉ कहता है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसमें the molar conductive solution is the sum of molar conductivity of all the cations and anions in solution at infinite dilution for both strong and weak। अच्छा जी, ये जनरलाइज मैंने लिखा है, जनरलाइज वाले केस को समझते हैं। मैं इसको इधर लेके चलता हूँ दूसरे वाले से। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं यार? आप लोग जरूरत से ज्यादा शांत हो तो मुझे समझ नहीं आ रहा बच्चे, कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आया समझ।
ये तुम्हारे पास है। एक बार इस इक्वेशन को देखते हैं। ये लिखने का तरीका होता है ना। इसको ऐसे लिखते हैं कि जब भी हम कोई चीज को डिवाइड करते हैं, तो यहां से अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी की बात करनी है ए एक्स बी वाई की, तो ये होगा कि तुम्हारे पास ए कितने एक्स टाइम्स, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वाई प्लस प्लस वाई टाइम्स, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी एक्स माइनस। बट अगर यही चीज आप इक्विवेलेंट के बारे में बात करोगे तो इक्विवेलेंट ना बहुत आसान होता है निकालना। इक्विवेलेंट में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कितने हैं तुम्हारे पास, लैम्डा नॉट एम ए वाई प्लस प्लस लैम्डा नॉट सॉरी लैम्डा नॉट ए लैम्डा नॉट ई इज इक्वल्स टू बी एक्स माइनस। बस इक्विवेलेंट में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आपको लिखना है लैम्डा नॉट ई फॉर बी ए सी एल टू, अरे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, आप लिखोगे इसको ऐसे लैम्डा नॉट ई बी ए टू प्लस प्लस लैम्डा नॉट ई सी एल माइनस। वहां पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है, वो दोनों का एक मोल ही आएगा, वो अपने आप एडजस्टेड है। यही मजेदार बात थी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बट मोलर जब लिखोगे तो फर्क पड़ता है। अब बात आती है सर अगर क्वेश्चन आ गया मोलर और इनके बीच में, तो बेटा बहुत आसान है ना। आप लोग को याद होगा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हम लोग एन फैक्टर निकालते हैं। तो आपके पास अगर आपको लैम्डा नॉट ई बी ए टू प्लस और लैम्डा नॉट एम बी ए टू प्लस में डिफरेंस करना है तो क्या होगा, ठीक है लैम्डा नॉट आ रहा है ना समझ में, एन फैक्टर से करके काम खत्म है अपना। लैम्डा नॉट ई डिवाइडेड बाय एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर से कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको सर मुझे लैम्डा नॉट ई बी ए सी एल टू पता चल गया, अब मैं कैसे निकाल, तो कोई बात नहीं, लैम्डा नॉट एम बी ए सी एल टू निकाल सकते हो, अब बिल्कुल एन फैक्टर। मेन एन फैक्टर का गेम है पूरा, एन फैक्टर से डिवाइड करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ कोलरॉस लॉ पे एक और बार आते हैं। यही चीज तुम्हारे पास लिखा है, देखो यहाँ पर आप देखोगे ये आपका Al2SO4 होल थ्राइस के लिए आपके पास क्या होगा, 2Al3 प्लस प्लस 3 टाइम्स ऑफ SO4 2 माइनस, ये तो आपके पास उसके लिए हो गया। देखा, लैम्डा नॉट ई तुम्हारे पास इसके लिए आ गया, लैम्डा नॉट ई तुम्हारे पास है तो Al के लिए ये हो गया, SO4 के लिए हो गया। और अगर आपको इसमें आगे भी दिख रहा है ना आपको, आई होप ये समझ में आ रहा होगा सबको कि ये क्या लिखा है हम लोगों ने। तो मैंने एन फैक्टर वाली बात ऊपर गड़बड़ कर दिया कि वो एम के नीचे आएगा, ये वाला एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, हमने क्या निकाला था, लैम्डा नॉट एम डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट ई इज इक्वल टू फैक्टर एग्जैक्टली। आपका जो एन फैक्टर है वो लैम्डा नॉट एम के नीचे आएगा। क्या किसी को डाउट है, ये मैंने गड़बड़ कर दिया था, आप एक बार प्लीज चेक कर लो, क्या ये वाली बात समझ में आ गई सबको कि ये इधर ना आके इधर आएगा दोनों केस में। हाँ जी, किसी को डाउट है इसमें, No, sir. ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, फिर हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन लगभग लगभग खत्म है, और जो मैं आपका और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, है ना। आपको बस ये वाला एक क्वेश्चन कराता हूँ, कल हमारे पास ये चैप्टर फॉर श्योर खत्म हो जाएगा, सुबह 1 घंटे में ही खत्म हो जाएगा। आप एक बार ये देखना है सारे लोग, ये यहाँ पर आना, ये तुम्हारे पास ये जो क्वेश्चंस है ना आपके पास मोलर कंडक्टिविटी के, ये ये देखो ये वाला क्वेश्चन ऑन द डेटा अबव, या फिर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो सारे। क्वेश्चन नंबर 3.8, ये तुम्हारे पास ये जितने भी क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन तुमने सॉल्व करने हैं। पहले आप ये वाला क्वेश्चन करो जो मेरे पास नोटबुक में है, ये तीन आपके पास होमवर्क पे है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर हम आगे चलते हैं। या अगर आपको आता है कि नहीं आता, आप लोगों ने सबने किया हुआ है ना, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसकी, अगर नहीं आता है या इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं पहले सॉल्व करके दिखाऊंगा। जल्दी से आप बता दो, क्या आप लोग को क्लियर है। यस सर एक सर। बार दिखा दो। आ जाओ देखो, ठीक है। आओ इधर देखो, समझते हैं हम कैसे करते हैं। मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, देखो क्या होगा, क्या आपको जब CH3COH का निकालना है, तो CH3COH का क्या होगा, तुम्हारे पास लैम्डा नॉट एम CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट, जो भी तुम्हारे पास ई के लिए बात करें ना इस बार, ये H प्लस, ये लिख सकते हैं क्या, लोना ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई। हमें इसके लिए निकालना यस सर। है ना। आपके पास इनका दिया, हमें एक्स्ट्रा चीजों के बारे में दिया है और हमें इसके लिए निकालना है। देखो तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को यूज करेंगे,
तो हम ये वाली को यूज करेंगे, इन तीनों को यूज करके मैं क्या करने वाला हूँ, इन तीनों को यूज करके मैं ये वाला वैल्यू निकालू। देखो कैसे। अगर मैं पहले लैम्डा नॉट ई CH3CO होल ट्वाइस BA का लिखूंगा, ये तुम्हारे पास आएगा लैम्डा नॉट ई CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट ई BA2 प्लस, और ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा x1 के बराबर। ठीक। सेम आप लिखोगे तो नीचे वाले के लिए भी क्या लिखोगे, BA2 प्लस प्लस लैम्डा नॉट ई CL माइनस, और ये हो जाएगा x2। और लास्ट वाले के लिए जब आप लिखोगे तो लिखा जाएगा लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट ई CL माइनस, और ये हो जाएगा x3। लोनाई वाली बात समझ में आई जो मैंने यहाँ तक लिखा पूरा। Yes, sir. अब देखो मुझे नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज करके क्या करना है, मुझे ये वाला इक्वेशन चाहिए। अगर मुझे ये वाला इक्वेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा करूंगा कि इसमें और इसमें मैं इसको माइनस कर देता हूं। अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो BA से BA कैंसिल हो जाएगा और ये वाला माइनस में हो जाएगा। देखा आपको। ठीक। तो अगर मैंने इन दोनों Yes, इक्वेशन sir. को माइनस किया तो मेरे पास ये कैसा आया, दिस वुड बी, है ना, दिस वुड बी लाइक दिस। ये आपके पास लैम्डा x1 माइनस x2 हो गया इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट ई आपका CH3COO माइनस माइनस लैम्डा नॉट ई CM। देखा। अब इसमें मुझे तो ये नहीं बना भी मेरा, मुझे ये चाहिए एग्जैक्टली, आई नीड दिस वन, ये वाला पोर्शन मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें ये वाला पोर्शन ऐड करो। जैसे ही मैं तीसरा इक्वेशन ऐड करता हूं तो x1 माइनस x2 प्लस x3 वुड बी इक्वल टू लैम्डा नॉट ई CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट ई H प्लस। देखा। अब मेरे पास आ गया। तो मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज करके, उनका डेटा यूज करके मैं वीक के लिए कैलकुलेट किया। देखा। Yes, sir. तो ये तरीका होता है। अब बात है सर आपने ये इक्विवेलेंट निकाला, मुझे मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, अब मैं क्या करूं। बच्चे आप कितना आसान होगा, आप इक्विवेलेंट निकाल लो। आपने इक्विवेलेंट क्या निकाला, x1 माइनस x2 प्लस x3। अब आपको ना मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, ठीक, मोलर कंडक्टिविटी तो लैम्डा नॉट m इज इक्वल टू लैम्डा नॉट e, ये डिवाइडेड बाय n फैक्टर होगा। CH3COH का n फैक्टर कितना होता है, 1। ठीक है। CH3CH का n फैक्टर क्या होता है, 1। क्या ये वाली बात समझ में आई। Yes, sir. अब यहां से आप डायरेक्टली करना कर सकते, आंसर वही आएगा दोनों केस में। चलो जी, ये वाले क्वेश्चन है आपने ट्राई करने पैकेज में। आज का काम बस इतना ही याद रखना, बस सोने से पहले इतना मेरी बात मान लो, 1-2 घंटा आप लोग बैठ के पूरा रिवाइज करके जो ये वाले क्वेश्चंस हैं आप एक बार उसको अटेम्प्ट करके देखो। और ये वाले क्वेश्चंस के बाद पैकेज वो एनसीईआरटी के वो जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बोले, वो एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन रिलीजियसली आप वो सॉल्व करके देखो। कल हम वो क्लास को डिस्कस करते हैं। एक और चीज, अगर हमने कल क्लास नहीं की तो क्या हम ट्यूसडे को कर सकते हैं, ट्यूसडे मॉर्निंग। यस सर। यस सर। ठीक है नम्रता, ट्यूसडे मॉर्निंग इज इट पॉसिबल। तो 7 to 8:30। जैसे 7 to 8:30, क्यों उसके बाद। फिर क्या कहते हैं 10:30 to 2:30 होगी ना आकाश। अच्छा 10:30 से। ओके। हाँ भाई, क्या 7 to 8:30 के लिए सारे लोग रेडी हैं उस दिन के लिए। अगर मैं रखता हूँ, यस क्योंकि मैं समीर को अभी बताऊंगा तो फिर वो थोड़ा सा उसको भी देखना पड़ेगा। यस सर। चलो जी, यस सर। आज का कार्यक्रम यहीं तक है। आपने क्वेश्चन लगाने हैं आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया उस बात पे, पैकेज उठाना है, शुरू हो जाना है। ठीक है। बिना पैकेज लगाए और रिवाइज किए आपने नहीं सोना है, आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा और इलेक्ट्रोकेम का पैकेज पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। आई थिंक सोल्यूशन में हमारा कोई डाउट नहीं है, केमिकल काइनेटिक्स भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है। इस हफ्ते में काइनेटिक्स हमारा ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो जाएगा, हाफ से ज्यादा ही कंप्लीट हो जाएगा। चलो जी ठीक है। ठीक है। इज इट ओके सारे लोग को, कोई डाउट।